In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं और अब तक हमने 4 मेथड्स जो हैं वो सीख लिए हैं। हमने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखी, फिर हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को यूज़ किया, उसके बाद हमने सिंकिंग फंड मेथड का इस्तेमाल देखा और आखिर पर हमने इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड किया था। आज हमारा इससे नेक्स्ट मेथड है, ये 5th मेथड है। ये मेथड है हमारा एनुटी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। एनुटी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर हम इसमें से सबसे पहले वर्ड जो है एनुटी, इस पे गौर करें तो आपने ये कंसेप्ट सीखा होगा, अगर नहीं सीखा होगा तो यहाँ सीख लें। एनुटी कहते होते हैं कि एक सीरीज़ ऑफ पेमेंट्स होती हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल। एक ख़ास मुद्दत के वक्फे के बाद एक रेगुलर पेमेंट करना, ये क्या कहलाता होता है? एनुटी कहलाता होता है। हम कहते हैं कि ये सीरीज़ ऑफ पेमेंट होती है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। कोई भी आप पेमेंट किसी चीज़ की आप करें, कोई आप उधार पे चीज़ लेते हैं और आप रेगुलर इंटरवल पे उनको पेमेंट कर रहे हैं, तो ये एनुटी है। तो एनुटी मेथड, इसका इस्तेमाल डेप्रिसिएशन में कैसे आ सकता है? एनुटी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आम तौर पर ये डेप्रिसिएशन का मेथड उन एसेट्स के लिए अप्लाई किया जाता है जो लीज़ पे लिए गए होते हैं। लीज़ में हमने पीरियोडिक पेमेंट्स करनी होती है, इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है ऑनरशिप लेने के लिए, तो वहाँ पर हम लोग मेथड भी ये एनुटी वाला यूज़ कर लेते होते हैं। एनुटी मेथड डेप्रिसिएशन का एक यूनिक मेथड है। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें डेप्रिसिएशन जो है वो डेप्रिसिएबल कॉस्ट ऑफ द एसेट से ज़्यादा भी हो जाती होती है। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि कोई एसेट 2 लाख रुपए का हो और उस पर डेप्रिसिएशन 2,50,000 आ जाए, तो क्या आप लोग मानेंगे? आप लोगों के जहन में जाएगा कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, इससे तो एसेट का अकाउंट नेगेटिव में चला जाएगा। 2 लाख पे 2.5 लाख कैसे डेप्रिसिएशन आ सकती है? लेकिन एनुटी मेथड ये कैलकुलेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये एक ख़ास फैक्टर को अकाउंट फॉर करता है जिसको दूसरे मेथड्स के अंदर हमने जो है वो इग्नोर किया हुआ होता है। और वो कौन सा फैक्टर है? वो है इंटरेस्ट फैक्टर। एनुटी मेथड ये कहता है, इस मेथड के तहत बेसिक्स ये है, इस मेथड के पीछे बेसिक ये है कि अगर वो जो 2 लाख रुपए का हमने एक एसेट ख़रीदा है, अगर हम वो एसेट ख़रीदने के बजाय हम लोग उसको बैंक के अंदर रख देते या उसे किसी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देते, तो डेफिनेटली वहाँ से हमें एक ख़ास रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना था। और वो हमारा 2 लाख जो आज 2 लाख है जिसे हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ये अगर वहाँ इन्वेस्ट किया होता तो ये 2 साल या 5 साल, एक एसेट 5 साल के लिए अगर मिसाल की तरह हमारे पास है, तो वो जो 2 लाख हम कहीं इन्वेस्ट करें बैंक में या किसी सिक्योरिटी में, तो वो हो सकता है कि वो 2 लाख वाली हमारी इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख या 3 लाख की हो जाए। तो एनुटी मेथड के पीछे बेसिक्स ये हैं कि वो जो इंटरेस्ट हम अकाउंट नहीं कर रहे, अब इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं हम लोग? ना तो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना ही बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं एक एसेट पे। तो अगर हम वो इन्वेस्ट ना करते तो उधर से हमें जो मार्जिन मिलना था वो अब हम लोग उस एसेट की कॉस्ट में शामिल कर रहे हैं कि वो इंटरेस्ट जो हमें नहीं मिल रहा वो इसकी वजह से नहीं मिल रहा, इसलिए वो भी इसकी कॉस्ट का पार्ट बना देते होते हैं। तो इसलिए इसकी जो डेप्रिसिएशन होती है वो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा चली जाती है। इंटरेस्ट के अलावा जो डेप्रिसिएशन होती है इसकी वो प्योरली स्ट्रेट लाइन मेथड पे बेस कर रही होती है, SLM के तहत चलती है। लेकिन हमें एक ख़ास रेट बताया गया होता है कि 1 रुपये के बदले में वो कितने रेट हमने अप्लाई करना है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। वो डेप्रिसिएशन एक दफ़ा हम एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और फिर ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट हम लोग वही डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करेंगे। जी, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और एनुटी मेथड के तहत उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अ कंपनी हैज़ एक्वायर्ड अ लीज। देखें, अभी बात हो रही थी कि ये नॉर्मली उन एसेट्स के लिए होते हैं जो लीज पे लिए गए होते हैं। अ लीज ऑफ सिनेमा हॉल, ये सिनेमा हॉल हमारा एसेट है, फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, ये 5 साल की इसकी टर्म है और हमने पे करना है 2 लाख रुपया। ये उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एसेट। इट इज़ प्रपोज टू डेप्रिसिएट द लीज बाय द एनुटी मेथड। मेथड कौन सा यूज़ करें? एनुटी मेथड। चार्जिंग 5% पर एनम। ये जो 5% पर एनम है ये इसका इंटरेस्ट है, इस पे आपने हर साल 5% इंटरेस्ट लेना है। रेफरेंस टू द एनुटी टेबल, ये एनुटी टेबल जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो है वो मौजूद है, हमारे पास पता चलता है कि कितने रेट पे किस साल में क्या
अप्लाई होगा, तो वहाँ से हमें एनओटी टेबल क्या बता रहा है कि अमाउंट जो है 1 रुपये की 5 साल के लिए जो है वो 5% पे इतनी आती है। ये हमें एक ख़ास मेथड के तहत रेट बता दिया गया। तो अब हमने 1 रुपये के बदले में इतनी अमाउंट आ रही है, तो हमने तो 2 लाख के बदले में हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारा यहाँ से एनुअल डेप्रिसिएशन निकालनी हो तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 लाख से, तो हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अच्छा, एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं इसकी। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय जो रेट दिया गया यहाँ पे फॉर 1 रुपी, रेट फॉर 1 रुपी। कॉस्ट है इसकी 2 लाख और रेट बताया गया इसका 0.230975। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे तो वो हमारे पास आएगा 46,195। ये हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई। ये अब हर साल यही डेप्रिसिएशन रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। अच्छा, अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे होते तब एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी आनी थी? उसके लिए आपको याद है, थोड़ा सा रिवाइज करें अपने ज़हन में कि SLM के तहत अगर हम बात करें तो हमारी जो एनुअल डेप आनी थी उसका क्या फार्मूला है हमारे पास? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर एस्टिमेटेड लाइफ। अब स्क्रैप वैल्यू तो है नहीं, कॉस्ट एसेट की कितनी है? 2 लाख और एस्टिमेटेड लाइफ उसकी हमें बताएगी 5 ईयर है। अगर हम इसको इससे करें तो ये कितना बनता है? 40,000। अब इस हिसाब से तो एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो 5 साल में 40,000 होनी चाहिए। हर साल 40,000 डेप्रिसिएट होता रहे तो 5 साल में 2 लाख पूरे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? 46,195। डेप्रिसिएशन जो है वो रूटीन से ज़्यादा आई है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो इंटरेस्ट फैक्टर काउंट करता होता है। तो यहाँ जो डेप्रिसिएशन टोटल आएगी वो 2 लाख नहीं होगी, 2 लाख से ज़्यादा होगी। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, कैसे देखेंगे कि इसके अंदर कैसे वो बढ़ जाती है। यहाँ पर हम लोग एसेट का अकाउंट बनाते हैं, शो लेजर अकाउंट ऑफ एसेट, एसेट का अकाउंट ही बनाना है हमने। तो यहाँ आ जाएगा सिनेमा हॉल, फाइव ईयर के लिए हम लोग अकाउंट बना लेंगे इसका। ये डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। ठीक है जी। जब एसेट ख़रीदा जाता है, इसमें डेट्स नहीं बताइए, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। जब एसेट ख़रीदते हैं कोई भी तो हम लोग यहाँ पर चार्ज कर देते हैं बैंक को, टू बैंक अकाउंट। तो ये आ गया 2 लाख। ठीक है जी। अब डेप्रिसिएशन हम लोग साल के एंड पे, जब साल गुजर जाता है तब डेप्रिसिएशन अप्लाई करते होते हैं। तो यहाँ आ जाएगा एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 1 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और एनुअल डेप्रिसिएशन हमारी कितनी आई है? 46,195। ठीक है। अब हर साल हमने आखिर पे, साल के एंड पे ये 5% इंटरेस्ट, ये एक इजाफी चीज़ आई जो SLM में नहीं होती थी। यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। यहाँ आ जाएगा एंड ऑफ ईयर 1 टू इंटरेस्ट अकाउंट। और इंटरेस्ट कितना है? 5%। वो किस पे चार्ज किया जाएगा? वो जो यहाँ बैलेंस पड़ा होगा इस पे चार्ज किया जाएगा। इसका हम 5% लेंगे। तो 2 लाख पे अगर हम 5% लें तो कितना बनता है? 2 लाख पे 5% अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो कितना बनेगा? 0, 0, 0 और 10, ये 10,000 बनेगा। तो 10,000 इसमें इंटरेस्ट आया। अब देखें, जो इस साइड पर हम लोग लिखते हैं वो कॉस्ट बढ़ा रहे होते हैं। आपको याद हो कि अगर हम एक एसेट ख़रीदते हैं
वो हम यहाँ लिख के फिर कहते थे इंस्टॉलेशन चार्जेस उसमें वो भी इधर ही। इधर अगर वैल्यू बढ़ रही हो तो फिर हम डेबिट करते हैं ना, ये सिनेमा हॉल ये कॉस्ट बढ़ रही है तो हम डेबिट साइड पे कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन कॉस्ट कम हो रही है, कमी हो रही है तो क्रेडिट करते हैं, इजाफा हो रहा है तो डेबिट करते हैं। तो ये 10,000 डेबिट साइड पे लिखने का क्या मतलब है कि पहले साल ही हमारे इस एसेट की 10,000 कॉस्ट बढ़ गई है। तो यहाँ जो हमने कहा था ना कि एक एसेट की डेप्रिसिएशन कैसे ज़्यादा कैलकुलेट हो जाती है, ये वो ज़्यादा वाला फैक्टर है, ये इंटरेस्ट फैक्टर उसके अंदर इंक्लूड हो रहा था, इस वजह से उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ कर रही होती है और फिर डेप्रिसिएशन भी इसकी ज़्यादा आती है जितनी कि ओरिजिनल कॉस्ट थी। अब हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे। 2,10,000 इसमें से हम ये माइनस कर देंगे 2,10,000 में से, तो यहाँ हमारा बैलेंस आ जाएगा CD कैरी डाउन। 2,10,000 में से $2,10,000 में से 46,195 माइनस कर देंगे तो ये बाकी बच जाएगा 163,805 163,805। ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 और इधर आ जाएगा 2 बैलेंस BD ब्रॉट डाउन 163,805। ठीक है जी। अब दूसरे साल का एंड आ जाएगा, एंड ऑफ ईयर 2, फिर डेप्रिसिएशन अप्लाई होगी बाय डेप्रिसिएशन। हम लोग इसको रिजेंबल हमने किससे किया था, हमने कहा था ये SLM से। SLM क्या कहता है, हर साल डेप्रिसिएशन फिक्स रहती है, तो यही एनुअल डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट कर ली है हर साल यही रहनी है। तो यही डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाएगी 46,195। अब हमने इसका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना था, एंड ऑफ ईयर 2 इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट इस पे लेंगे जो बैलेंस यहाँ पड़ा हुआ है, इसका 5% यहाँ आ जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं 1,63,805 पे 5%, तो बनता है 8190.25। ये पॉइंट को हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे 8190 और ये जो हम पॉइंट्स राउंड ऑफ कर रहे हैं, फिगर राउंड ऑफ करते जा रहे हैं, ये हमने आखिरी साल में जाके एडजस्ट करने हैं। देखें कैसे करते हैं, ये वहाँ जाके सीखेंगे। इन दोनों को जमा करते हैं 8190, इसमें प्लस कर दें 163,805, तो ये हमारे पास आ जाएगा 171,995 171,995। इधर भी आ जाएगा ऐसे 171,995। इसमें से ये माइनस कर दिया जाएगा तो यहाँ बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस CD। अब इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं 46,195, तो बाकी आ जाता है 125,800 125,800। इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 टू बैलेंस BD 125,800। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब बैलेंस शिफ्ट करने के बाद काम सारा वही है, जस्ट हमने डेप्रिसिएशन लेनी है, इंटरेस्ट लेना है, डेप्रिसिएशन लेनी, इंटरेस्ट लेना है। काम इजी सा कैलकुलेशन हो चुकी हुई है। इधर आ जाएगा एंड ऑफ ईयर 3 बाय डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन भी फिक्स रहनी है, हर साल चेंज नहीं होनी, 46,195। और फिर हमने इसका बैलेंस लेना है बाय बैलेंस कैरी डाउन, और इधर हमने एंड ऑफ ईयर पे आके इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और इंटरेस्ट वो किसका होना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट वो इस बैलेंस पे काउंट होना है, कितना 5% होना है। तो ये दोनों जो है वो कैलकुलेशन करके हम लोग यहाँ पे बैलेंस निकाल लेते हैं। 1,25,800 पे 5% अप्लाई किया तो वो आ गया 6,290। इधर आ जाएगा 6,290। इसको सम किया 0, 9, 8 और 2 10, 11 और 1 12, 3 और 1, ये आ जाएगा 132,090। चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर पर भी, प्लस 125,800 जी 132,090, और इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 46,195।
तो आ जाएगा 85895, 85895, टोटल 132090। फिर फोर्थ ईयर में जाके वही बैलेंस इधर आगे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 टू बैलेंस BD 85895, और फिर साल का आखिर एंड ऑफ ईयर 4 डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है हमने, और वो तो फिक्स है 46195। फिर हमने इसका बैलेंस निकाल लेना है, लेकिन बैलेंस निकालने से पहले हमने इंटरेस्ट चार्ज करना है, और इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है? 5%। किसका चार्ज करना है? जो बैलेंस यहाँ अवेलेबल होगा। यहाँ लिख लें एंड ऑफ ईयर 4 टू इंटरेस्ट अकाउंट 85895, 85895 पे 5%, तो ये आ गया 4294.75। 0.75 है इसलिए हम राउंड ऑफ करके इसको 4295 लिख लेते हैं, 4295। और ये जो हम राउंडिंग ऑफ करते जा रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि इसको आखिरी साल में हम डेप्रिसिएशन में जाके एडजस्ट कर देंगे। इसको जमा करते हैं 4295 प्लस 85895, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9190, 9190। इधर भी आ जाएगा 9190, और हम इसका बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करनी है 46195, तो बाकी आ गया 43995, 43995। अब आखिरी साल शुरू हो गया, इसको इधर लेके आना। आखिरी साल थोड़ा सा जो है वो आपने जाग के इसका काम करना है। ये आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 43995, और यहाँ पर एंड ऑफ ईयर 5 आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, ये तो फिक्स है 46195। अब इसमें बैलेंस नहीं होता, आखिरी साल में बैलेंस नहीं आना। आखिरी साइड में ये दोनों साइड इक्वल करनी है। इधर इंटरेस्ट आना है, एंड ऑफ ईयर 5 इंटरेस्ट। पहले तो हम लोग क्या करते थे, इस हिस्से का 5% निकालते थे, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर दो वैल्यूज़ राउंड ऑफ की हुई हैं, इसलिए डिफरेंस 1 या 2 रुपये का लाजमी आएगा। अगर आप इसका 5% लेके यहाँ लिखते हैं तो ये साइड और ये साइड आपकी इक्वल नहीं आएंगी, चांस है कि 1 या 2 रुपये का फ़र्क आए। इसलिए हम लोग इसका 5% चार्ज नहीं करेंगे। हम क्या काम करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इसमें से आपको ये साइड कम नज़र आएगी, ये 43,000 है और ये 46,000 है, तो 46,195 जाए, ये इधर भी टोटल करके इधर भी लिख लेंगे, और इसका जो डिफरेंस होगा वो हम इंटरेस्ट पे चार्ज कर देंगे 46195। अगर मैं इसका 5% ले भी लूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या आएगा। अगर हम इसका 5% अप्लाई करें तो वो आता है 2200, ये आता है 2200। अब हम देखते हैं कि इनका डिफरेंस कितना है, वैसे कितना डिफरेंस है। इसमें से हमने माइनस किया 46195, तो वो भी एग्जैक्टली 220 है। ये बाय चांस ऐसे हो गया कि ये एग्जैक्टली बराबर आया, 5% लेने से भी वो इतना ही आ रहा है राउंड ऑफ करके, और डिफरेंस लेने से भी इतना आ रहा है। लेकिन आपको क्वेश्चन जब कर रहे होंगे तो मुमकिन है कि वहाँ पर आपका जो डिफरेंस है वो 1 या 2 रुपये यहाँ आ जाएगा। इसलिए आपने 5% कैलकुलेट करने के बजाय क्या काम करना है, ये काम नहीं करना, आपने बैलेंस निकालना है। इसका टोटल करके उसमें से ये वाली वैल्यू निकाल देनी और ये बैलेंस आपने निकालना है। इसको याद रख लेना है, ये आपने बैलेंस निकालना करना। तो इस तरीके से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। और देखें यहाँ पर हमने इंटरेस्ट फैक्टर को इंक्लूड किया और हमारी कॉस्ट बढ़ती। पहले साल 2 लाख थी तो 10,000 ऐड करके हमने 10 कॉस्ट बना ली। अगले साल हमारी 163 थी, उसमें 8,000 ऐड करके हमने 171 कॉस्ट बना ली। फिर तीसरे साल में 125,800 थी, हमने इसमें 6,000 कुछ ऐड करके 132। हर साल हम अपनी कॉस्ट को बढ़ाते जा रहे हैं और डेप्रिसिएशन भी उसी हिसाब से चार्ज करते जा रहे हैं। और वो जो कॉस्ट बढ़ा रहे हैं वो कौन सा फैक्टर है, इंटरेस्ट का फैक्टर है। और ये इंक्लूड क्यों करते हैं कि अगर हमने ये एसेट ना ख़रीदा होता, इसकी जगह पर हमने ये बैंक में रखे होते या सिक्योरिटीज़ में हमने इन्वेस्ट कर रखा होता, तो वहाँ से हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना था।
तो उसको हमने अपनी कॉस्ट बना के उसको डेप्रिसिएशन कर रहे हैं। इसमें इस मेथड में जो डेप्रिसिएशन होती है वो ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा होती है। तो उम्मीद है आपको इस मेथड की समझ आ गई होगी। बहुत ही ईजी है, आसान सा है।